चलिए बेटा, कल मैंने होमवर्क दिया था ये, यहाँ पर आपको मिनिमम फोर्स कैलकुलेट करना था टू अवॉइड स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। चलिए देखते हैं आपके आंसर्स को चेक करते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये था, इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस की लिस्ट बनाना। वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि हम इसे इधर स्लाइड होने से रोक रहे हैं, यानी पॉसिबल मूवमेंट किधर है, लेफ्ट साइड में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब मैं बोलूँगा ठीक है भाई, ये इसका एक्स एक्सिस है और ये इसका क्या है, वाई एक्सिस है। इसमें से जो फोर्स आप देख सकते हैं P, उसे दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं आप। ये हो जाएगा P कॉस अल्फा और ये हो जाएगा P साइन अल्फा। mg को भी दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं आप, mg कॉस लैम्बडा और mg साइन लैम्बडा। ओके, चलो फिर इक्वेट करते हैं। तो हम कहेंगे देखो भैया, इस बार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस P कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू mg साइन ऑफ लैम्बडा। P कॉस अल्फा को उधर भेजो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू mg साइन लैम्बडा माइनस P कॉस अल्फा। बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को तो आप क्या लिख सकते हैं, म्यू एन mg साइन लैम्बडा माइनस P कॉस अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। अब अपवर्ड्स फोर्स को डाउनवर्ड्स फोर्स से इक्वेट करो, n प्लस P साइन अल्फा इज इक्वल्स टू हाउ मच, mg कॉस लैम्बडा, लैम्बडा रे, हाँ इसको उधर भेजो, n इक्वल्स टू mg कॉस लैम्बडा माइनस P साइन अल्फा। अब ये वैल्यू उठा के सीधे इधर डालो, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी mg कॉस लैम्बडा माइनस P साइन अल्फा इज इक्वल्स टू mg साइन लैम्बडा माइनस P कॉस अल्फा, है ना। अब आगे क्या हुआ, आप म्यू को क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डालो उसकी जगह पे। तो हम लिखेंगे फिर देखो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू mg कॉस लैम्बडा माइनस P साइन अल्फा इज इक्वल्स टू mg साइन लैम्बडा माइनस P कॉस अल्फा। साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करो और कॉस थीटा को उधर भेजो, तो mg साइन थीटा कॉस लैम्बडा माइनस P साइन थीटा साइन अल्फा। कॉस थीटा उधर चला गया, mg साइन कॉस साइन लैम्बडा या कॉस थीटा साइन लैम्बडा माइनस P कॉस थीटा या कॉस अल्फा, सॉरी कॉस थीटा, एक ही बात है। अपना मेन टारगेट कौन है भैया, एक mg साइन, mg कॉस थीटा साइन लैम्बडा है ना, हाँ मेन टारगेट कौन सा है अपना, P है, और उधर माइनस P उधर लेके आओ, प्लस P हो जाएगा और इसको उधर भेजो, तो P कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस P साइन थीटा साइन अल्फा इज इक्वल्स टू mg कॉस थीटा साइन लैम्बडा माइनस mg कौन है रे भाई, साइन थीटा कॉस लैम्बडा। ठीक है, इसमें से एक काम करो, P कॉमन निकालो, कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन, थोड़ा इसके सीक्वेंस में लिखूंगा मैं, साइन अल्फा साइन थीटा। मैं इस वाले में mg कॉमन निकाल रहा हूँ मगर साइन वाला पहले लिख रहा हूँ, साइन लैम्बडा कॉस थीटा माइनस कॉस लैम्बडा साइन थीटा। नहीं भी लिखे तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको पहचान में आने का होना कि ये कौन सा फॉर्मूला है, इसलिए। तो इसको देखो तो समझ में आता है, ये कॉस ए प्लस कॉस बी है, तो P कॉस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू mg, ये क्या आएगा, साइन लैम्बडा माइनस थीटा, ये उधर गया,
P is equals to mg sin of lambda minus theta upon cos of alpha plus theta, and this is your answer. आया क्या भैया? कितने लोगों का आ गया आंसर ये एग्जैक्ट? गुड, वेरी गुड। क्या हुआ फरहान, कहाँ ढका, कहाँ गड़बड़ किया? हाँ, इक्वेट करके नहीं आया। कौन सी चीज़? तो बोलना भाई, तू उस चीज़ को बोलना। पहले रफ्तारी टोक देने का, सर ये फिर से बता दो, जब शुरू में चल रहा ना उसी टाइम पे टोक देने का। भाई देखो कैसा है, जब भी आपको, जब मैं कर रहा सॉल्व, तो भाई जब यहाँ पर मैंने लिखा और मैंने ये इक्वेशन बनाया, यहाँ पर आगे बढ़ गया, तो आप उसी वक्त हाथ में, सर एक बार ये फिर से बता दो ठीक से, थोड़ा स्लो समझा दीजिए, या फिर उसी वक्त बोलो। पूरी कहानी आगे निकल जा रही है आप लोगों की। मेरे माइंड में क्या चल रहा, आप खामोश बैठे, इसका मतलब कि आपको ये समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं, क्योंकि अपने को स्पीड से पढ़ना है आगे। पोर्शन अपने को जल्दी कवर करना रहता, पोर्शन बहुत बड़ा रहता, तो हमको स्पीड से लेना पड़ता है ना। ये बात ध्यान में रखो। आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो 8 9 10 हाई स्कूल का जो स्टडी था, अभी जो जूनियर कॉलेज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो स्टडी, एक्चुअली ये बोलना सही है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। पोर्शन बहुत सारा, अभी आप देखेंगे ना, अभी आपके सामने आते जाएगा। अभी अपन ने 25% भी नहीं किए, हार्डली मैं बोलूँगा 10-15% अपना कवर हुआ अभी, है ना। इतना भी बाकी है, तो तुम उस पर से अंदाज़ा लगाओ कितना पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को पहले से स्पीडअप रहना पड़ता, और स्पीडअप रहने के अलावा उस पर हम लोग थोड़ा सा आप लोगों से ये चाहते हैं अटेंटिव और फास्ट रिस्पॉन्स। जैसे कि आप बोले कि हाँ अटक गया सर, ये बता दो फिर से, मैं वहीं पे बता दूंगा, हाँ ठीक है देखिए ऐसा आया करके, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग आगे के लिए, कोई बात नहीं, शुरू में होता है, मगर ये सब लोग आदत डालो। आप लोग मेरे को बोलो, जैसा कि अगर मैं बोलूँ तो सर ये हाथ उठा के सीधा बोलो, सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, है ना। वो 2 दिन से मैं देखो क्या सोच के चल रहा है, देखो आ रहा है देख इधर, ये देख फरहान, ये ब्लॉक है ना। इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट कर, वेट कहाँ लगता? नीचे लगता है, mg। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन किधर रहता हो? ऊपर नहीं, किसको? नहीं, सरफेस को। ये सरफेस है, ग्राउंड नहीं, ग्राउंड तो ये है ना, तो ग्राउंड नहीं, सरफेस को परपेंडिकुलर। एक ये 2 फोर्स हो गया, और क्या? अब ये सरफेस रफ है तो क्या लगेगा? फ्रिक्शन कहाँ लगता? किसके? जहाँ मोशन हो रहा है या हो सकता है या होने वाला है, हो सकता है होने वाला है, तो टेंडेंसी भी, पॉसिबल मोशन किधर है? नीचे, है ना, डाउनवर्ड्स इंक्लाइन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपवर्ड्स, है ना। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको पी फोर्स किधर दिया हुआ है? इधर, है ना। पुलिंग फोर्स ऑलरेडी इधर दिया हुआ है। भाई अभी भी जिसको समझ में नहीं आ रहा, ध्यान दो, सब लोगों को पूछो मेरे से। वेट इधर लगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगा, पुलिंग फोर्स इधर लगा। ये समझ में आ गया सभी को? चारों फोर्स सबको समझ में आ गया कौन से चारों फोर्स है? तो ठीक है। अच्छा, इस ब्लॉक को अगर छोड़ूंगा तो मोशन कैसा होगा? ऐसा, ये लाइन पे होगा। जिस लाइन पे मोशन होगा उस लाइन को मानो एक्स एक्सिस, तो ये ब्लू लाइन बना लो एक्स एक्सिस, और उसको जो परपेंडिकुलर होंगी वो क्या होंगी? वाई एक्सिस। तो मतलब ये जो होगा ये होगा वाई एक्सिस, है ना। अब मुझे एक बात बता, ऐसे कौन से फोर्सेस है जो एक्स और वाई पे कंप्लीटली नहीं आ रहे हैं? हाँ, mg और p। ऐसे फोर्सेस को कंपोनेंट्स में बांटना पड़ेगा। अब इसमें पहचानने की ट्रिक रहती है एंगल। अब जैसे कि अपन कई बार देख चुके हैं कि ये mg और ये mg cos है और mg sin है इधर, तो इसको कैसे अपन बोल सकते हैं? जैसा कि ये एंगल आपको कितना दिया हुआ था? ये लैम्बडा दिया हुआ है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? mg cos लैम्बडा है कि, और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? mg sin लैम्बडा। बहुत सारे तरीके इसको पहचानने के। आप ऐसा भी पहचान सकते हैं कि मुझे पैड दी, ये रजिस्टर दे दिया आपको। देखो, आपका वेट mg नीचे की तरफ था, ऐसा जब सरफेस हॉरिजॉन्टल था तो वेट किधर था? नीचे की तरफ। अब जब सरफेस ऐसा इंक्लाइन होगा
तो ये कितने एंगल से मुड़ेगा, जितने एंगल से सरफेस मुड़ रहा है उतने एंगल से ये मुड़ेगा। तो वही भाई मामला ऐसा था कि ये जो लाइन थी पहले ऐसी थी, सरफेस ऊपर उठा तो ये लाइन भी बेंड हो गया। ये कितने से बेंड हुआ, जितने एंगल से ये बेंड हुआ। तो ये कितना हुआ लैम्बडा, तो ये क्या हुआ mg cos लैम्बडा, और ये क्या हो गया mg sin लैम्बडा। ये समझ में आ गया। अब ये देखो कैसा है कि उसने ऑलरेडी खुद से दिया है कि अल्फा ये एंगल, आपको टेंशन नहीं एंगल पहचानना पड़ेगा करके, खुद से बोला उसने। तो इसको कंपोनेंट्स में बांटेंगे, ये क्या हो जाएगा p cos अल्फा, और ये क्या हो जाएगा p sin अल्फा, p sin अल्फा। समझाइए। अब देख करना क्या है, इधर के फोर्स को इधर के फोर्स से इक्वेट कर, है ना। तो इधर कौन कौन सा फोर्स लगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन p cos अल्फा, और इधर की तरफ लगा mg sin लैम्बडा। वही किया मैंने, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस p cos अल्फा इज इक्वल्स टू mg sin लैम्बडा। इक्वेट किया है कि नहीं, बाकी समझा। बस फिर तूने हाथी को निकाल लिया, दुम को अटका दिया। हाँ ये चीज़ें डिस्कस से होगी। देखो भाई कैसा है, तुम जो पढ़े 9th 10th, तुम खुद सोचो जो तुमने पढ़े और अभी जो तुम पढ़ रहे, जिसके आपके प्रॉब्लम्स देख रहे, उसमें ज़मीन और आसमान है ना। ज़मीन आसमान नहीं बोल सकते, ज़मीन और गैलेक्सी का फ़र्क है कि नहीं। ये कुछ अलग ही लेवल पे बात चल रही। फिर और अगर अपन जेई एडवांस के पर जाएंगे तो वो दूसरे यूनिवर्स में जाना पड़ेगा अपने को। तो भाई कैसा है, ये चीज़ें तुमको डिस्कस करने से आएगी, डिस्कशन करना पड़ेगा। ये आदत डालो, डिस्कशन करने की आदत डालो कि सर ये कैसा, सर क्लास में डिस्कस करो कि सर ये पॉइंट ये बता दीजिए, सर इसको ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा क्या, है ना। आजकल मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग डिस्कशन मैं देख रहा हूँ आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं डिस्कशन बहुत कम कर रहे हैं। जो पहले करते थे स्टूडेंट्स क्लास में डिस्कस करना कि सर ये ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ तो ऐसा रहेगा क्या, फिर ये सर ये ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, ये क्वेश्चंस करते थे। मैं जब स्टार्टिंग किया था पढ़ाने की स्टार्टिंग किया था तो कुछ मेरे क्वेश्चंस थे, कुछ मैं देखा था, एक दो एग्जाम ये था कॉन्सेप्ट थे कि मैं सोचा था कि भाई स्टूडेंट्स मुझसे पूछेंगे कि सर ये वाला ऐसा क्यों आया करके। यकीन मानो आज तक के सफ़र में मेरे एक बार भी वो पूछा नहीं गया। मैं वहाँ अटका क्योंकि वो ऐसा एक दो बार कि कुछ चीज़ें मैंने पढ़ाया है ना, पहले पढ़ाया और 2-3 टॉपिक के बाद उससे कुछ ऑपोजिट चीज़ मैं पढ़ा रहा था। मैंने बोल दिया कि भाई ये इसका ऐसा सा रूल रहेगा, और फिर मैंने कुछ ऐसा किया जो उस रूल के अगेंस्ट था। बच्चों ने ब्लाइंडली फॉलो कर लिए। मैं उस वक्त जब पहली बार पढ़ाने का शुरुआत किया था, पहला साल था मेरा, मैंने बहुत सर खपाया था इसके पीछे, ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। मेरे को उसका आंसर नहीं मिल रहा था, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। तो एक साइंटिस्ट से पूछा था मैंने, है ना, हैदराबाद का एक साइंटिस्ट है, दोस्त है। तो वो दोस्त बताओ अब दोस्त हो गया मेरा, पहले वो इमरान अली सर का दोस्त था, उनके साथ उनका पढ़ा हुआ है, रिसर्च फेलो है वो, तो वो साइंटिस्ट है वो। तो वो बोले पहले इमरान सर से पूछा, इमरान अली सर की केमिस्ट्री से लिंक पार्ट था वो, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, एक लिंक है तो मैं बोला ये कैसा। तो थोड़ा वहाँ वो भी हटके बोला एक काम करते उससे पूछो, उसको मालूम होगा, रिसर्च फेलो है वो, उसको पूछे, उसने बताया मेरे को। फिर ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स थे, मैंने सोचा कि कोई ना कोई मुझसे पूछेगा, मैं तैयारी करके रखूँ, है ना। मगर आज तक किसी ने नहीं पूछा। वो आएगा तुम्हारे सामने कई बार आएगा वो क्वेश्चंस आएंगे, वो टॉपिक्स आएंगे, मगर कोई नहीं पूछेगा मुझसे आज तक। वो मान लो कि नहीं, बस तुम ब्लाइंडली बिलीव करते। तो कैसा है कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है ना। फिर केमिस्ट्री में रहता है एक्सेप्शन, है ना, एक्सेप्शन। यहाँ एक्सेप्शन नहीं रहता, यहाँ पर लॉजिक रहता, उसके पीछे की वजह रहती, कुछ ना कुछ वजह है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो वजह क्या है, रीज़न क्या है ना। ये सब जो तुम पढ़ रहे तो ये भी सब कोई ना कोई वजह है इसके पीछे। तो भाई ये चीज़ें को पीछे आप सवालात पूछा करो कि भाई ये, अब ऐसे फालतू के सवाल नहीं पूछना, है ना, कि कुछ भी आड़ा टेढ़ा कुछ भी ला रहे क्वेश्चन ऐसा ला रहे नहीं, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक डॉपलर इफेक्ट का मैं पढ़ा रहा था। डॉपलर इफेक्ट आगे जाके ऑप्टिक्स नाम के चैप्टर में आपको आने वाला है ना। डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है कि जो लाइट, किसी सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट वेव्स बाहर निकलती और अगर मान लो कोई सामने कोई सरफेस है, तो अगर कोई सरफेस सामने आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती, और उसकी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होने के वजह से अपन उस ऑब्जेक्ट की स्पीड पता लगा सकते हैं। तो मैंने जैसे सवाल किया था कि भाई ये कहाँ यूज़ हो सकता है ना। अब नोट्स थी बच्चों के पास, पढ़ के सब बोल दिया उन्होंने वही वाला जो था।
मगर एक स्टूडेंट था राहुल नाम का, तो उसने बहुत अच्छे मतलब पढ़ाई में इतना वो नहीं था, बहुत मस्तीखोर। मैं बोलूँगा थ्रू आउट द सेशन सबसे ज़्यादा किसी ने मार खाया होगा तो उसी ने खाया होगा, थ्रू आउट द सेशन, है ना। पूरे इतने सालों में सबसे ज़्यादा मार उसी ने खाया। वो इतना मस्तीखोर था, वो कुछ ना कुछ करेगा, एक्टिंग करेगा, वो बहुत अलग ही किस्म का था। तो अब उसमें उसने क्या किया कि सर उससे पूछा कि भाई कि सर ये अपन क्रिकेट में इस्तेमाल कर सकते क्या? मतलब कैसे? अरे सर वो क्रिकेटर बोले देखो, जो बॉल की स्पीड पता लगा देते बोले, तो हो सकता सर स्टंप के अंदर एक कैमरा रहता होगा जिसमें से ये वेव्स बाहर निकलती होंगी, और जब बॉल आता होगा तो वेव्स से टकराती हो। मतलब और वो बिल्कुल सही बोल रहा था, है ना। तो देखो उसकी सोच कहाँ तक के जारी, उस चीज़ को लेकर सोच रहा है। ये सोच कोई बहुत बड़ा पढ़ाई में एक्टिव नहीं था, मगर बच्चे पार्टिसिपेट करते। थोड़ी देर में तुम्हारे पास एक रोटेशनल मोशन का टॉपिक आएगा, उसमें प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ाऊंगा मैं, है ना। उसने पूरा मॉडल बना के लाया था उसका कि भाई देखो सर ये ऐसा, बोले देखो इससे पढ़ाओ सर, बोले अब मज़ा आएगा, बोले इसमें, बोले इससे अच्छे समझ में आएगा। खुद से उसने एक दिन पढ़ाया मैंने दोनों थ्योरम, दूसरे दिन गया पूरा उसने काट के कार्डबोर्ड से और एक ऐसा कुछ गोला बनाया, उसने 3D बॉडी बनाया, उसमें से एक्सेस घुसाया उसने, तार वार घुसा के पूरा उसने करके बना के लाया मॉडल। बोले सर इससे पढ़ो, बोले तो है ना। तो इस तरह का एक इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है आप लोगों का, तब जाके फील आएगा, मज़ा आएगा। यूँ बैठे रहोगे ना तुमको पढ़ने में मज़ा आएगा ना मेरे को पढ़ाने में मज़ा आएगा। चलिए चलिए इससे रिलेटेड फिर मतलब इस टॉपिक से जो चल रहा है उससे रिलेटेड लास्ट पॉइंट जो चल रहा है उससे रिलेटेड, फ्रिक्शन का नहीं रे भैया, मिनिमम फोर्स फॉर मोशन along horizontal surface and its direction एंगल अल्फा। चलो हुआ, इधर ध्यान दीजिए, एक बना, हाँ लिखे हमारे रेक्स फोर्स इधर लग रहा ना, मगर इस बार क्या करना है, सिर्फ जरा सा नहीं सरकाना है, खींचते हुए लेके जाना है, खींचते हुए लेके जाना है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले तो इस पर लिस्ट बनाओ फोर्सेस की, थोड़ा अलग है इसका, कैलकुलेशन अलग है थोड़ा, जो पर दिखते हैं ना इतना सब कुछ उससे बहुत हटके थोड़ा, तो मेरे को बताना पड़ेगा। इसमें लगने वाले सारे फोर्सेस की लिस्ट बनाओ, P वेट mg नॉर्मल रिएक्शन, और पीछे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, अभी का सिर्फ बोलो फ्रिक्शन फोर्स, पीछे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। P को दो कंपोनेंट्स में बांटते हैं अपन, एक रहेगा P cos अल्फा और ये रहेगा P sin अल्फा। अच्छा एक आप बताइए मुझे, अगर मैं चाहता हूं कि बॉडी लगातार मूव होते रहे, है ना,
अरे भाई पीछे वाला तो क्या साजिश कर रहा, ये तो गाड़ी बॉडी को रोकने की साजिश कर रहा। हम चाहते हैं कि बॉडी लगातार मूव होते रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? टू मूव द बॉडी कंटिन्यूअसली, लगातार बॉडी अगर आप चाहते हैं मूव होते रहे, तो तुमको नहीं लगता पी कॉस अल्फा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए, है ना? अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा रही तो उसका मोशन एक्सेलरेटेड रहेगा, उसके बराबर रही तो उसका यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, मगर मोशन तो रहेगा ना। तो भैया हमको भाई चाहिए कि फोर्स ऑफ पी कॉस अल्फा वो ज़्यादा रहे, किससे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। बोल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आप क्या लिखते हैं? बेसिक फॉर्मूला क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का? म्यू इंटू अभी अपने मालूम ही नहीं ना, स्टैटिक करंट जनरल वे बात कर रहे हैं ना अपन, तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा ठीक है, इसे लिख दो इक्वेशन नंबर 1। अब जरा आप एनालिसिस करो और मुझे बताओ कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आएगी, इक्वेशन क्या बनेगी? मैं पानी पीता के बताइए, बोलिए। mg, हाँ, माइनस पी साइन अल्फा। तो यहां मैं कहूंगा नॉर्मल रिएक्शन देखो, मैं देखूंगा ऊपर कितना फोर्स लग रहा, n प्लस पी साइन अल्फा, नीचे फोर्स कितना लग रहा, mg। देखो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg माइनस पी साइन अल्फा। अब ये वैल्यू यहां डाल दो, हाँ रख दो भाई। पी कॉस अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू डालो, mg माइनस पी साइन अल्फा। सही है? अब एक काम करो, म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पी कॉस अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू mg माइनस म्यू पी साइन अल्फा। अब इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, पी कॉस अल्फा प्लस म्यू पी साइन अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट, म्यू mg। पी को कॉमन निकालो, कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg। सही है? अब ये ब्रैकेट को उधर लेके जाओ, तो भाई P शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg अपॉन कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। ये मेरे लिए इक्वेशन खास है ना? और आपसे यहाँ ये इक्वेशन को भी खुद पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछ सकता है कि भैया कि आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट लगातार मूव होते रहे, तो जो अप्लाइड फोर्स रहेगा वो अप्लाइड फोर्स कम से कम, या कम से कम तो नहीं, अप्लाइड फोर्स कितना रहना चाहिए? तो ये इक्वेशन भी एक बनती है, P शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस पार्ट। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या कैलकुलेट करना है? मिनिमम फोर्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है? मिनिमम फोर्स। तो तुमको नहीं लगता फॉर P मिनिमम वी शुड ऑब्टेन हाँ एक मिनट, म्यू साइन अल्फा मैक्सिमम। हाँ अरे भाई मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाला पार्ट कांस्टेंट है, जो तुमने ब्लॉक वहां रख दिए, तुम उसका मास बदल सकते क्या? हाँ, जो तुमने ब्लॉक वहां रखे उसका मास तुम बदल नहीं सकते। जिस सरफेस पे तुमने रखे उसका रफनेस जो है, फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो भी बदल नहीं सकते। स्मॉल जी वो भी कांस्टेंट है। तुम सिर्फ बदल सकते तो क्या? एंगल, है ना? अल्फा बदल सकते। तो अगर आपको पी की मिनिमम वैल्यू निकालना है तो कॉस अल्फा प्लस म्यू साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? याद करो, मैंने बताया ना, आपको सिखाया है कि जब भी किसी चीज़ की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालते हैं।
हाँ सही जा रहे, बोलो। डेरिवेटिव लेंगे और उसको 0 से इक्वेट करेंगे। किसका? इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो, डेरिवेट लो, 0 से इक्वेट करो, है ना। तो ठीक है, तो चलो ये इक्वेशन को यानी d/d अल्फ़ा कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस म्यू साइन अल्फ़ा को, क्योंकि इसमें वेरिएबल अल्फ़ा है ना, वेरिएबल क्या है? अल्फ़ा है। कॉस तो क्या है? एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है ना, और म्यू तो कांस्टेंट है, उससे डेरिवेट नहीं कर सकते, अल्फ़ा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो उसको 0 से इक्वेट करो। तो कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा? कॉस अल्फ़ा हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा और प्लस म्यू कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, है ना। डेरिवेटिव लेने के बाद ये आया, इसको उधर लेके जाओ, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू म्यू कॉस अल्फ़ा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू म्यू, या फिर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। ये हमारे पास पहला जवाब आ गया। पहला नहीं बोलना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन पता चल गया कि इसका डायरेक्शन कितना होना चाहिए, है ना। तो उसका डायरेक्शन होना चाहिए अल्फ़ा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। हाँ, अब हमको क्या पूछा गया था यहाँ पर कि भैया मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए। तो उसमें सिंपल सी बात है, अगर मैं म्यू की वैल्यू यहाँ पर tan अल्फ़ा डाल दूँ, वही है ना भाई, एक मिनट रुक जा, अच्छा निकालना पड़ेगा यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है। tan अल्फ़ा अगर म्यू है तो मुझे कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करना है। देखो, जब आपका P मिनिमम रहेगा, कॉस अल्फ़ा म्यू साइन अल्फ़ा मैक्सिमम लेवल पे रहेंगे, ये पूरी की पूरी इक्वेशन कहाँ पर रहेंगी? मैक्सिमम लेवल पे रहेगी, तब tan अल्फ़ा की वैल्यू म्यू आएगी, तब tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी? म्यू। कॉन्सेप्ट को समझो थोड़ा, ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, एकदम हलवा नहीं है, एकदम से यूँ दिमाग में घुस गया, हाँ आ गया मस्त एकदम समझ में, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। आपको क्या निकालना है? P की मिनिमम वैल्यू। उसके लिए ये पूरे ब्रैकेट की आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू। कैसे निकालेंगे? डेरिवेटिव लेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। डेरिवेटिव लिया 0 से इक्वेट किया, मगर मेरे को वैल्यू काय की मिली? tan अल्फ़ा की। मेरे को वैल्यू काय की चाहिए? साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की। ये वैल्यू tan अल्फ़ा इक्वल्स टू म्यू कब आई? जब ये कहाँ पर होगा? मैक्सिमम लेवल पे होगा, है ना। अरे भैया मुझे बताओ सिंपली, मैक्सिमम लेवल पे हो गया, अगर ये क्लास की कैपेसिटी है 40 स्टूडेंट्स की, एक स्टूडेंट आधा तो क्या है, मतलब ज़रा सा भी बैठ नहीं सकता, ऐसा झाँक भी नहीं सकता, मान लो अंदर बैठ के, ऐसा बोला आधा बैठता ना बाहर, आधा अंदर आधा बाहर, है ना, ऐसा बैठता मैं। तो अगर मान लो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, 40 स्टूडेंट्स से ऊपर भर ही नहीं सकते इस क्लास में, है ना। आपने 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40 40 द लिमिट पे पहुंच गए। मैक्सिमम लिमिट पे पहुंचने के बाद अब चेंज ला सकते क्या आप? और बढ़ा सकते क्या आप? अरे भाई बढ़ा सकते क्या? और नहीं, जब हम मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुके हैं और स्टूडेंट्स बढ़ा नहीं सकते, स्टूडेंट्स की कॉन्स्टेंटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, और कांस्टेंट चीज़ का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो भाई हमने कहा कि देखो ये पूरा मैक्सिमम लेवल तक पहुँच गया, मान लो ये मैक्सिमम लेवल तक पहुँच गया, तो इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट हो गया ना। तो भैया ठीक है, मान लो कॉस अल्फ़ा म्यू साइन अल्फ़ा अपनी मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया, और उस वक्त ये आपका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा क्या रहेगा? 0। इसका डेरिवेटिव लिया कॉस अल्फ़ा का माइनस साइन अल्फ़ा, है ना, और आखिर में कैलकुलेट करके tan अल्फ़ा इक्वल्स टू म्यू। इससे ये पता चल रहा कि जब ये ब्रैकेट अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंचेगा, उस वक्त tan अल्फ़ा की वैल्यू म्यू रहेगी। बट प्रॉब्लम ये है कि यार यहाँ तो tan है ही नहीं, यहाँ tan है क्या? नहीं, वहाँ क्या है? साइन है, कॉस है। अब कैसा? बोले मुझे तो अगर मैक्सिमम लेवल निकालना है इनका, तो मुझे इसमें कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, वो ढूंढना है। तुमने तो tan अल्फ़ा की वैल्यू दे के रखे, तो भैया इस्तेमाल करो 2 चीज़ों का, एक ट्रिग्नोमेट्री का और दूसरा दिमाग का, है ना। कैसा? tan अल्फ़ा इक्वल्स टू म्यू। क्या मैं tan अल्फ़ा को ऐसा लिख सकता हूँ? म्यू अपॉन 1, हाँ है ना, है ना। अच्छा मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ के चलो, है ना, ये अल्फा एंगल समझो, तो ये कितना हुआ फिर? म्यू, और ये tan अल्फा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है ना,
अरे भैया tan अल्फा अगर म्यू अपॉन 1 लिखा और हमको ये भी मालूम है कि tan थीटा इज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब अल्फा का ऑपोजिट साइड म्यू नंबर का है और एडजेसेंट साइड 1 नंबर का है, तो मैंने अल्फा का ऑपोजिट साइड म्यू, एडजेसेंट साइड 1। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो 1 का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे। हाँ चलो ठीक है भाई, मान लिए। अब आगे क्या, तो भैया अब चलो आगे अपने को क्या करना है, साइन अल्फा निकालना है। तो साइन अल्फा क्या होगा, बहुत आसान है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, है ना। कॉस अल्फा क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, है ना। ये क्या है, ये आपकी कॉस अल्फा की और साइन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यूज़ है। ये साइन अल्फा की और कॉस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यूज़ है कि भैया मैक्सिमम रहने पर, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट मैक्सिमम रहने पर, मतलब ये मैक्सिमम रहने पर, पूरा ब्रैकेट मैक्सिमम रहने पर साइन अल्फा इतना आएगा, कॉस अल्फा इतना आएगा। आई बात समझ में। अब चलो ठीक है, ये आ गया। अब करना क्या है, मिल गया ना तो मैक्सिमम वैल्यू उठा के डाल दो। मिल गया ना साइन अल्फा मैक्सिमम, कॉस जब ये मैक्सिमम लेवल पे रहेगा तो उनकी वैल्यूज़ क्या रहेगी, मिल गई। अब उठा के उधर डाल दो। उधर का हो गया कि लेफ्ट साइड का, उत्तर लिख लो, लेफ्ट साइड का लिख लो पहले। ये संडे सिर्फ फ्रिक्शन पे टेस्ट है ना। फिर उसके आने वाले संडे काय पे टेस्ट है, सर्कुलर मोशन, हाँ हो जाएगा पक्के। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, हाँ, मगर ये कैसा है, अपन ये भी कह सकते हैं ना कि जैसा कि एक्चुअली यहाँ पर पॉसिबिलिटी कोई भी फ्रिक्शन की हो सकती है। हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आपका अप्लाइड फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा रहा तब भी मोशन होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन से भी ज़्यादा रहा तब भी मोशन होगा। तो इसीलिए वो एक कन्फ्यूजन का सबब है कि कौन सा फोर्स फ्रिक्शन रहेगा। तो इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको जस्ट एक जनरल फ्रिक्शन बोल के चल रहे हैं। ये बात सही है, आपका मोशन है तो उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। हो गया, लेफ्ट साइड का पोर्शन हो गया। तो देखो अब करना क्या है, जब कॉस अल्फा और प्लस म्यू साइन अल्फा अपनी मैक्सिमम लेवल पे रहेगा तब कॉस अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, साइन अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, मेरे पास आ गया। तो मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर, देखो पी मिनिमम इज इक्वल्स टू म्यू एम जी, गौर से देखे भैया, म्यू एम जी, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ, नहीं म्यू इंटू म्यू अपॉन, एक म्यू भी है ना वहां पे, म्यू इंटू म्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सही है ना, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता देयरफॉर पी मिनिमम इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अरे भाई डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को जोड़ सकते हैं अपन, है ना। अब अगर आपने नोटिस किया होगा यहाँ रूट में जो चीज़ है एग्जैक्ट वही चीज़ उसके सर के ऊपर बैठी हुई है। रूट में क्या है, 1 प्लस म्यू स्क्वायर, उसके ऊपर क्या बैठा हुआ है, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो अगर ऐसा कुछ होता है एक्स अपॉन रूट एक्स, तो उसको अपन क्या लिख सकते, रूट एक्स। तो 1 अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता, सिंपली है ना, मिनिमम म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, मामला खत्म। यह है मिनिमम फोर्स। आया समझ में। अब एक काम की बात बोलता हूँ मैं, मेथड देख लिए, अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा तो भी
सिंपल एक बात बोलता हूँ, डायरेक्ट यही याद रखो, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये ज़्यादा डायरेक्ट याद रखो तो ज़्यादा फायदे में है ना। इन केस आपको याद नहीं आ रहा तो उस सिचुएशन में है ना आपको क्या है, डेरिवेशन करना है पूरा, क्योंकि भैया ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मॉड्यूल में भी है, कुछ एग्जाम्स में भी पूछा गया है ये, तो इम्पॉर्टेंट, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मगर डेरिवेशन इतना लंबा है, मैं खुद सजेस्ट करूँगा भैया एक काम कर, हल्के में ले, उसको डायरेक्ट लर्न कर ले वैल्यू को उसकी फाइनल में। लिखो फास्ट। तो अब अगला पार्ट जो है इसी चैप्टर का हमारा है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अगेंस्ट फ्रिक्शन। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमको पढ़ना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक on horizontal surface, acceleration of block on horizontal surface। इमेजिन करिए कि आपके पास एक ब्लॉक है, जो कि रखा गया है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, उस पर आप पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं से P, उसको आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो उसका एक्सेलरेशन आपको निकालना है। मैं बोलूँगा ठीक है, सबसे पहले इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस की लिस्ट बनाओ। तो वेट mg नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, एंड ऑफ कोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ। मैं बोलूँगा टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना है, तो आप कहेंगे अब देखो मोशन है तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा P माइनस एफ के, है ना, P माइनस एफ के। बट टोटल फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग कहा जाएगा एक्स एक्स, इट इज गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन। देयरफॉर ma इज इक्वल्स टू P माइनस एफ के और a इज इक्वल्स टू P माइनस एफ के अपॉन m। ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, है ना। एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस अगर उसे P फोर्स से खींचा जा रहा है, तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि एफ के जो होगा वो म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन वेट mg के बराबर है, तो म्यू के इंटू स्मॉल mg के बराबर होगा। आई बात समझ में? तो ये है आपका एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। सेकेंड, acceleration of block sliding down a rough inclined plane। ये एक है प्लेन सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये है प्लेन सरफेस। एक ऑब्जेक्ट है, यानी एक ब्लॉक है, उसे आपने यहाँ पर रख के छोड़ दिए, दिस इज एंगल थीटा से, और वो स्लाइड होते हुए नीचे आ रहा है। तो जब वो स्लाइड होते हुए नीचे आएगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो पूछा गया। पहला काम, सबसे पहला काम, लिस्टिंग करो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस की। वेट mg, bucket vertically downwards, normal reaction perpendicular to the surface, force of friction opposite to the direction of motion। ओके, ठीक है। इसमें से मैं कह सकता हूँ कि भैया इसका कंपोनेंट आएगा इधर mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा इधर mg sin थीटा। ओके, फिर हम कहेंगे इसका मोशन इधर हुआ है तो ये एक्स एक्सिस हुआ इसका, टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस
आप लिखेंगे mg साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। मगर टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। Therefore, mass into acceleration is equals to mg sin theta minus force of kinetic friction. Mass into acceleration mg sin theta, force of kinetic friction को लिखूंगा मैं म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, है ना। मगर मैं ये जानता हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? mg cos थीटा के बराबर है ना। ये ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स कैसा है? सेम है इसका। अरे डब्बा ये ऐसा ऊपर गया क्या? ऐसा नीचे आया क्या? ऐसा यूं आया क्या नीचे? नहीं, इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाला फोर्स सेम है। तो n इक्वल्स टू mg cos थीटा डाल दो वहां पे। देयरफॉर ma mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा। m को कॉमन निकालो, वो कैंसल हो जाएगा। g को भी कॉमन निकाल दो, तो फॉर्मूला बनेगा g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना, g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये एक्सेप्शन ऑफ अ ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। वाह रे वाह मौलाना, मुझे ना खौलाना। रिटार्डेशन ऑफ ब्लॉक स्लाइडिंग अप ओवर a rough inclined plane, sliding, स्लाइड करते हुए जा रहा है। मतलब सिंपली क्या, आपने इसको ऐसा धक्का दिए, छोड़ दिए और वो यूं घसरता हुआ जा रहा आगे, है ना। तो मतलब कोई इसको फोर्स खींचते हुए लेके जा रहा है लगातार नहीं, आपने इसको पुश करके छोड़ दिया इसको और वो अपने इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ रहा है। आपको उसका एक्सेशन निकालने का, कैसे निकालेंगे? जैसा इसका निकाले वही। बोले इसका कैसे निकाले? क्या करें? लिस्टिंग करो। काय की लिस्टिंग करेंगे? सारे फोर्सेस की करो। फिर मान लो ये एंगल थीटा है, ये क्या वेट mg, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा क्या आएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हो गया ना। उसके अलावा कोई है क्या? और नहीं है ना, उसके अलावा और कोई फोर्सेस नहीं है। अब देखो ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg, जगह ही कम पड़ जाती है, mg sin थीटा, ये हो गया mg sin थीटा। अब देखो भैया हमको करना क्या है? फिर से वही मामला, टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। इसका एक्स एक्सिस ये है, तो ये है। बोले भैया इसमें तो एक्स एक्सिस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? mg साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना। दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, तो इसीलिए प्लस किए। वहां पर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट था भाई। मगर टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस तो भाई क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेट करो। हाँ जी कर लिए भाई। देखो ये इक्वेट हो गया, mg साइन थीटा प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को लिखेंगे म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, मास इंटू एक्सेलरेशन mg साइन थीटा प्लस म्यू के नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है बेटा? mg cos थीटा। इसमें से mg कॉमन निकाल लो बाहर,
mg कॉमन निकालोगे, mm क्या हो जाएगा, कैंसल, g निकल गया बाहर, तो बचा क्या, साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, एंड दिस इज योर एक्सेलरेशन। ये क्या है, एक्सेलरेशन। आया समझ में? ठीक है। अगर मेरे से कोई पूछ सकता है कि भैया अगर फोर्स उसको खींच के ले जा रहा होता तो एक्सेलरेशन कैसा निकालते थे, कोई बताएगा? अगर कोई फोर्स होता जो उसको इधर खींच के ले जा रहा है नहीं, इमेजिन कर लो, इमेजिन कर लो कि यहाँ कोई फोर्स है पी नाम का, उसको खींचते हुए लेके जा रहा है ऊपर, तो अब क्या करते थे अपन, बोलो? माइनस होता? नहीं नहीं, अब स्ट्रैटेजी क्या रहती थी, इसमें कोई फोर्स है क्या, अप्लाइड फोर्स है क्या कोई बाहर का? नहीं, बाहर का कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, नहीं इसमें इसमें इससे प्रीवियस इसमें। अब सेकंड केस जो मैं बता रहा, अब मान के चलो पी अप्लाइड फोर्स आ गया, मैं वो डायरेक्ट मत बताओ, स्ट्रैटेजी बताओ। सबसे पहले क्या करते थे अपन, वही प्रोसीजर, टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, क्या लिखता था मैं? नहीं नहीं, मोशन तो इधर हो रहा था, एम जी साइन थीटा, पहले कैसे आ रहा, P माइनस एम जी साइन थीटा प्लस एफ, P माइनस एम जी साइन थीटा प्लस एफ। फिर यहाँ पर आप क्या करते थे, मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते थे, फिर आप इसे इक्वेट करते थे वैसी। बस होता क्या था, ये एक्सेलरेशन ऐसा आता था, फिर A इज इक्वल्स टू पी बाय एम माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, पी बाय एम। डायरेक्ट ये नहीं, ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तुम लोग ये सोच रहे डायरेक्ट ये अगर, अरे ठीक है ये भी याद रखो, मगर मेन तुम्हारा ये है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सब बना के नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट दिया, फिर वो तुम्हारे आगे तुम्हारे टैलेंट पे छोड़ दिया कि भैया तुम उसको कैसे कैलकुलेट कर पाते, है ना। ये प्रॉब्लम्स दे दिया तुमको, ये प्रॉब्लम्स आए हुए हैं पुराने ज़माने में, जैसे कहा जाएगा कई सारे उसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं, मगर बाकी टीचरों को समझ में आ गया ये बंदे इतने दिमाग नहीं लगा सकते, तो इनको क्वेश्चंस बना कर दे देते अपन रेडीमेड। तो ये एक्चुअली क्वेश्चंस है जो रेडीमेड तुमको बना के मिल रहे, समझे। वो एक्सपेक्टेशन ये था एनसीईआरटी का कि वो तुम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इसको खुद डेरिवेट करेंगे, है कि नहीं। अभी भी वही है, अभी जो बेसिक इसमें है क्या बहुत बड़ा तोप थोड़ी है, ये तेरे को याद नहीं क्या भाई, टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस है ना, और टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स मास इनटू, इसको इक्वेट करना है, बस इतना है। अब भाई तुम इसको इधर खींच के ले जा रहे, तो अब इसमें कितना फोर्स लग रहा, पी में से फोर्स को माइनस करो, फिर मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट करो, आगे का काम अपने आप हो जाता। फिर लिखो, अब एक कॉन्सेप्ट आता वर्क डन इन मूविंग अ ऑब्जेक्ट, नेट वर्क डन। इन मूविंग एनी ऑब्जेक्ट, इसमें पहली सिचुएशन आती डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। मैं डायग्राम नहीं बना रहा क्योंकि वो पुराने वाले डायग्राम से रिलेटेड है, वो डायरेक्ट इक्वेशन पूछूंगा आपसे। देखो ये ऑब्जेक्ट को तुमने यहाँ रख के छोड़े, यहाँ रखे छोड़ दिए, दर 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 नीचे घसता हुआ आ गया। इसने पूछा है कि जब ये नीचे घसते हुए आएगा, पूरा का पूरा आएगा इस तरह से, टोटल वर्क डन कितना होगा, वर्क डन टोटल कितना होगा। अब देखो क्या का 0, नेट वर्क डन रहेगा आपका टोटल फोर्स
इंटू टोटल डिस्प्लेसमेंट। मान लो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x। टोटल फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन का फॉर्मूला क्या है, g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय x, मल्टीप्लाई बाय x। सिंपली करना क्या था, मास और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना इस इक्वेशन को। आई बात समझ में कि भैया हम जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास से मल्टीप्लाई करो इस एक्सेलरेशन को डाउन द इंक्लाइन प्लेन का। और अगर मैं वही पूछ लूं मुझे वर्क डन बताओ अप ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, है ना, अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना है, किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना है अप ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ऊपर लेके जाना है, मतलब खींचते हुए लेके नहीं जाना है आपको, पुश कर दो, तो अब क्या होगा फिर, बोलो अब क्या होगा, mg sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू एक्स, है कि मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो, आपको इजीली जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ आज का टारगेट होता है पूरा। कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी टॉपिक है, कल याद से टाइम पर आना।